Good morning students, this is Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम आज अपना नया यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, थर्ड यूनिट, जिसका फर्स्ट सेक्शन इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योगों पर आधारित है। उद्योगों की श्रेणी में सबसे पहले हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ धातुकर्मी उद्योगों को लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपके सिलेबस में लौह और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मेंशन है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जाता है वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। The proud machine civilization of modern age would not have existed without iron. The sturdy structure of modern industrial world is made of steel. यदि हम हमारी आधुनिक मशीनी सभ्यता की बात करें तो वो लोहे के बिना अधूरी है। और आधुनिक जो औद्योगिक जगत है वो ऐसे कहिए आपकी स्टील से बना हुआ है। इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग माना जाता है, क्योंकि जितनी भी सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, रेल ट्रैक्स, शिप बिल्डिंग, मशीन बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, वो सब लौह और इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। लोहे की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, because of the ease with which it can be cast and worked into any desired shape, and because of its remarkable cheapness under modern methods of production, iron is the most important and widely used metal in the service of man. लोहे की कठोरता, इसकी सामर्थ्य, इसका टिकाऊपन, इसे किसी भी स्वरूप में ढाल लेना, इसकी आसान उपलब्धता, वर्तमान जो व्यक्ति है, मानव है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। भारत की यदि हम बात करें तो ऑल्दो इंडियंस आर नोन फॉर देयर टेक्निक ऑफ स्मेल्टिंग आयरन सिंस अर्ली टाइम, the first iron and steel unit on modern lines was established in 1830 at Porto Nova in Tamil Nadu. However, it could not succeed and was closed down in 1866. The other efforts made during the second half of the 19th century also met with the same fate. भारतीय यद्यपि लोहा गलाने की तकनीक यहाँ पे अर्वाचीन मानी जा सकती है, लेकिन यदि हम आयरन और स्टील यूनिट की विधिवत स्थापना की बात करें तो 1830 में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा में स्थापना हुई, लेकिन ये सफल नहीं रह सकी और 1866 आते आते इसे बंद कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ तक विभिन्न अन्य प्रयास भी किए गए, लेकिन उनका भी इसी तरह का भविष्य रहा। तो जो रियल बिगनिंग मानी जाती है, द रियल बिगनिंग ऑफ मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री was made in 1907 only when Tata Iron and Steel Company TISCO was set up at जमशेदपुर। जमशेदपुर में 1907 में जब टिस्को स्थापित हुई, तब इसे विधिवत प्रारंभ माना जाता है। 1919 में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में स्थापित हुई और 1923 में मैसूर स्टील वर्क्स भद्रावती में स्थापित हुआ, जिसे आज हम विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स के नाम से जानते हैं। तो भारत में ये कहें कि स्वतंत्रता के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री में तेजी आई। पहला जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इस हेतु काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अगर हम कहें तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी गई। उस समय उस पीरियड में 3 इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट्स लगाए गए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में। इंडिया इज़ नाउ द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। आज भारत विश्व में 8वां स्थान रखता है लौह उत्पादन की दृष्टि से। इसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल भी स्थापित हुई 1973 में, जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और स्टील प्लांट्स का मैनेजमेंट करती है, विशेषकर भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, और एक एलॉय स्टील प्लांट है दुर्गापुर और सालेम, वहाँ का मैनेजमेंट देखती है।
14 जुलाई 1976 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का भी इसने मैनेजमेंट देखना प्रारंभ किया। तो 1991 में जो न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसके बाद से सेल का जो महत्व है वो अपने आप में काफ़ी बढ़ गया और फैलाव भी उस दृष्टि से काफ़ी हुआ। यदि हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए उत्तरदायी स्थानीयकरण के कारकों को डिस्कस करें, तो देखिए महत्वपूर्ण कारकों में है सबसे पहला तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल की आसान उपलब्धता आयरन और स्टील प्लांट के स्थानीयकरण का पहला कारक बनती है, क्योंकि जो कच्चा माल है उसकी यदि निकटवर्ती उपलब्धता होती है तो लागत बचती है। और दूसरा, आयरन जो है वो एक भारी कच्चे माल की श्रेणी में आता है, तो इस दृष्टि से भी उसकी निकटवर्ती उपलब्धता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। पावर रिसोर्सेज यानी शक्ति के संसाधन, लौह इस्पात उद्योग में कोयले की उपलब्धता होनी चाहिए, तो वो भी निकटवर्ती हो तो उसका अपना महत्व है। लेबर, श्रम, मानवीय श्रम, परिवहन के साधन सुविकसित, बाजार मिलें, जल की सुविधा हो, लोकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जलवायु जो है वो फेवरेबल हो। हम इन कारकों को समग्र रूप में आयरन और स्टील प्लांट्स के संदर्भ में ही देखेंगे और वहीं इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम महत्वपूर्ण प्लांट्स की बात करें, देखिए भारत के जो महत्वपूर्ण स्टील प्लांट्स हैं उनमें हैं एक तो जमशेदपुर, जैसा मैंने आपको बताया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। देन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको बर्नपुर। फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती। फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। देन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो। देन सालेम इस्पात संयंत्र सालेम तमिलनाडु। देन विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम एंड विजयनगर इस्पात संयंत्र बेलारी। तो देखिए ये महत्वपूर्ण संयंत्र हैं हमारे भारत में, जिसमें सबसे पहले हम टिस्को की बात करें। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर 1907 में स्थापित। कच्चे लोहे का उत्पादन 1908 में और इस्पात का उत्पादन यह 1911 से प्रारंभ हुआ। इसे पहले सांकची बोला जाता था, आज इसका नया नाम जमशेदपुर है। झारखंड के सिंहभूम में स्थापित है। अब हम कच्चे माल को डिस्कस करें तो यहाँ पर कच्चे माल की अवेलेबिलिटी है। देखिए झारखंड के सिंहभूम जिले में नोआ मंडी और ओडिशा का जो मयूरभंज क्षेत्र है वहाँ से इसे लौह इस्पात आराम से मिलता है। ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं, कोयला जो है झरिया से आ जाता है और रानीगंज के खनन क्षेत्रों से आता है। साथ ही जो दूसरा कच्चा माल है जैसे ये डोलोमाइट, चूना पत्थर, फायर क्ले, वो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से आता है। जल की अवेलेबिलिटी की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो सुवर्ण रेखा नदी बहती है, उससे जल आपूर्ति होती है। यहाँ उत्तम परिवहन की सुविधा है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से अच्छी परिवहन सुविधा प्राप्त होती है। उत्पादों की खपत पूरे भारत में रहती है, साथ ही विदेशों को भी निर्यात होता है। 1913-14 में 51.5 लाख टन अपरिष्कृत और 76 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात इसने तैयार किया। और इस टिस्को के द्वारा एक दूसरा इस्पात संयंत्र दुबारी स्टील वर्क स्थापित किया गया जो ओडिशा के गोपालपुर में स्थित है। तो देखिए सारे जो स्थानीयकरण के कारक हैं इसको अवेलेबल हैं। दूसरी हम बात करें इंडियन आयरन स्टील कंपनी बर्नपुर। देखिए इसके 3 प्लांट हैं। 1864 में कुल्टी, 1908 में हीरापुर, 1937 में बर्नपुर, और फिर इन्हें इंडियन आयरन स्टील कंपनी इसको में जॉइंट कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। 1972 में इसे सरकारी नियंत्रण में लिया गया। तो यहाँ जो लौह अयस्क है वो झारखंड सिंहभूम की गुना खदानों से और ओडिशा के मयूरभंज से मिल जाता है। कोयला झरिया की खानों से मिल जाता है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से विद्युत मिल जाती है। दामोदर नदी से जल मिल जाता है। परिवहन की अच्छी सुविधा है। कोलकाता से बढ़िया इसका परिवहन जुड़ाव है और 10 लाख टन प्रतिवर्ष इस्पात तैयार करने की इसकी क्षमता है।
तीसरी हम बात करें विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट VISL। यहाँ पूर्व में भद्रावती आयरन स्टील कंपनी के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी स्थापना 1923 में हुई। 1962 में सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है। देखिए, इसको लोहा मिल जाता है कुंडूरमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर जिला कर्नाटक से। चूना पत्थर जो है भुंडीगड़ा 25 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ से मिलता है। विद्युत आपूर्ति शरावती जो ऊर्जा परियोजना है उससे मिल जाती है। मैग्नीज शिमोगा और चित्रदुर्गा की खानों से मिलता है। जल आपूर्ति भद्रावती नदी से हो जाती है। 1962 में इसका मैनेजमेंट सेल ने लिया अपने हाथ में। इसे साउथ इंडिया का पूरा बाजार उपलब्ध है। उसकी वार्षिक क्षमता जो है वो 2 लाख टन ढलवां लोहा और 77,000 टन इस्पात बनाने की है। अब हम बात करें भिलाई आयरन स्टील प्लांट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। ये 1959 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर वर्तमान में स्थित है। यहाँ लोहा मिलता है छल्ली राजहरा खदानों से, जो लगभग 96 किलोमीटर दूर है। कोयला झरिया से मिलता है। मैग्नीज बालाघाट और भंडारा से। डोलोमाइट भाटापाड़ा, रामटोला, हरदी, कसौंदी, नांदनी, खाने वहाँ से मिलता है। विद्युत आपूर्ति कोरबा ताप थर्मल प्लांट है, उससे मिलती है। जल आपूर्ति के लिए तंदुला नहर है। ये क्षेत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है और विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको निर्यात की सुविधा मिल जाती है। अब हम बात करें राउरकेला आयरन स्टील प्लांट, जो जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित हुआ। ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला नामक स्थान पर स्थित है। इसे लोहा मिलता है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर से। कोयला बोकारो, झरिया, तालचीर, कोरबा से। मैग्नीज सुंदरगढ़ से। चूना पत्थर पूर्णा पानी से। साकला और कोयल नदी से जलापूर्ति मिल जाती है। हीराकुंड बांध से जल विद्युत मिलती है और कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर ये स्थित है। अब हम बात करें बोकारो स्टील प्लांट BSL। बोकारो स्टील प्लांट जो कि सोवियत रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित हुआ। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर स्थित है और लोअयस्क जो है वो क्योंझर जिले के किरीबर्न क्षेत्र से इसको प्राप्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से बोकारो स्टील प्लांट को भी वही लोकलाइजेशन फैक्टर्स का पूरा लाभ मिला हुआ है जो कि दूसरे क्षेत्रों को मिला हुआ है। जैसे झरिया, बोकारो और करगली खदानों से कोयला। चूना पत्थर पलायू जिले के डाल्टनगंज से। डोलोमाइट बिलासपुर जिले से। जलापूर्ति दामोदर नदी के टेनू बांध से। जल विद्युत दामोदर घाटी निगम से। और इसकी जो क्षमता है वो है 40 लाख टन प्रतिवर्ष इस्पात बनाने की। अब हम बात करें सालेम तमिलनाडु के सालेम स्थान पर स्थित। 1982 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ लोहा, चूना पत्थर सब निकट के क्षेत्रों से मिलता है। नेवैली से इसको लिग्नाइट उपलब्ध है। इसकी वार्षिक क्षमता है 2.2 लाख टन इस्पात बनाने की। खास तरह का इस्पात यहाँ बनाया जाता है। देन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसका निर्माण 1982 में प्रारंभ हुआ, 1992 में पूरा हुआ। इसकी स्थापना विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसके पास ही की गई है। यहाँ लोहा बेलाडीला की खदानों से मिल जाता है। चूना पत्थर खम्मम से मिलता है। कोयला आयात किया जाता है यहाँ पे। मैग्नीज और डोलोमाइट निकटवर्ती क्षेत्रों से मिलता है। तुंगभद्रा जो परियोजना है उससे जल और विद्युत आपूर्ति मिलती है। इसकी वार्षिक क्षमता जो है 30 लाख टन विशेष तरह का इस्पात बनाने की है। अब हम बात करें विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विजयनगर में स्थित है। यहाँ लोअयस हास्पेट से मिलता है। कोयला सिंगरैनी आंध्र प्रदेश और कानन घाटी छत्तीसगढ़ से आता है। तुंगभद्रा जलाशय से जलापूर्ति होती है। जल विद्युत तुंगभद्रा परियोजना से होती है और इसकी वार्षिक क्षमता जो है वो 30 लाख टन नर्म इस्पात बनाने की है। तो उपयुक्त जो प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं, इनके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देखिए और भी क्षेत्र हैं, जैसे पारादीप ओडिशा के पास दैतारी इस्पात प्लांट है। दैतारी डोल्बी इस्पात प्लांट, डोल्बी जो कि रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में है। पास्को स्टील प्लांट पारादीप में और टाटा स्टील कलिंगनगर ओडिशा भी लौह इस्पात उत्पादन में महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा भारत में 225 से ज़्यादा मिनी स्टील प्लांट्स भी हैं, जिनकी क्षमता 10,000 से 5 लाख टन इस्पात बनाने की है। इन लघु इस्पात इकाइयों की जो वार्षिक क्षमता है वो 12 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात बनाने की है। तो लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है अच्छी स्थिति में है। उन 2013-14 में यहाँ ढलवा लोहा 50.93 मिलियन टन, इस्पात पिंड 81.54 मिलियन टन और परिष्कृत इस्पात 85.05 मिलियन टन उत्पादित हुआ। भारत का जो लोहा है, इस्पात है, वो उत्कृष्ट कोटि है। मतलब लौह उत्पादन की दृष्टि से हमारे यहाँ जो आयात है, आयात भी की मात्रा भी है। 1960-61 में 13.25 लाख मीट्रिक टन जो है आयात होता था, लेकिन 2010-11 में ये आयातित माल की प्राप्ति 98.44 लाख मीट्रिक टन हो गई। तो आयात जो है वो जापान, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम जैसे देशों से किया जाता है। भारत इस्पात का निर्यात भी करता है। भारत से बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, ईरान, म्यांमार, कुवैत, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको जैसे जो देश हैं, इन्हें इस्पात निर्यात भी किया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 58 लाख टन के आसपास है। तो ये भारत का जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़।